हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। यूनिट सेकंड का ये टॉपिक है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। अब शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के ऊपर हम लोगों को बात करना है, जो कि यूनिट 2 का पार्ट है। ठीक है, इसमें बेसिकली शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ वेल्डिंग करंट। ठीक है, it is important to consider various aspects while selecting suitable type of welding current for developing weld joint in the given situation. Some of the points needed careful consideration for selection of welding current are given below. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई वेल्डिंग करंट को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं और किस कंडीशंस को देखते हुए हम वेल्डिंग करंट को सेलेक्ट करते हैं। इसमें वेरियस एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, थिकनेस ऑफ द प्लेट ऑब्लिक शीट टू बी वेल्डेड। अब वह कंपोनेंट जिसको हमको वेल्ड करना है उसका थिकनेस क्या है, उसके हिसाब से हम वेल्डिंग करंट सेलेक्ट करते हैं। डीसी वेल्डिंग करंट हम सेलेक्ट करते हैं, डीसी पावर सप्लाई सेलेक्ट करते हैं फॉर थिन शीट टू एक्सप्लॉइट बेटर कंट्रोल ओवर हीट। लेंथ ऑफ केबल रिक्वायर्ड, AC for situations where long cables are required during welding, as they causes less voltage drop, that is loading on the power source. अगर आपका जो केबल है वो उसका लेंथ ज्यादा है तो हम AC पावर सप्लाई यूज करेंगे। अगर थिन शीट का आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल करेंगे। Ease of arc initiation and maintenance needed even with low current, DC is preferred over AC। ठीक है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, arc blow. AC helps to overcome the arc blow as it is primarily observed with DC only। अब पिछले वीडियो में हम लोग आर्क ब्लो के ऊपर बात किए थे। आर्क ब्लो बेसिकली क्या है? आर्क ब्लो आपका इलेक्ट्रोड का जो एक्सिस है उस एक्सिस से डेविएशन, आर्क का डेविएशन, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वेल्डिंग हो रही है मतलब, और आर्क आपका यहां जनरेट हो रहा है तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड आर्क ब्लो। ठीक है, अब यही चीज अगर जिस डायरेक्शन में वेल्डिंग हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आर्क हो तो वो कहलाएगा बैकवर्ड आर्क ब्लो। और अगर किसी भी डायरेक्शन में डेविएशन ना हो, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो एक्सिस है इलेक्ट्रोड का, उस एक्सिस से अगर आर्क का डेविएशन ना हो तो आर्क ब्लो नहीं होगा, मतलब उस केस में आर्क ब्लो नहीं माना जाएगा कि है। ठीक है, अब बात करेंगे
odd position of welding. DC is preferred over AC for odd position welding, that is vertical or overhead, due to the better control over heat input. Polarity selection for controlling melting rate, penetration and weld deposition rate. DC is preferred over AC. कहने का मतलब यह है कि अगर आर्क ब्लो है तो हम AC वेल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पॉइंट, अगर जो वेल्डिंग का डिपोजिशन है वो वर्टिकल या ओवरहेड नहीं है तो हम AC इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो DC का प्रेफरेंस करेंगे। मेल्टिंग रेट, पेनिट्रेशन, वेल्डिंग डिपोजिशन रेट, अगर इसकी कंट्रोलिंग हम चाहते हैं तो DC को प्रेफर किया जाएगा AC के रेस्पेक्ट में। AC gives the penetration and electrode melting rate somewhat in between the offered by direct current electrode negative and direct current electrode positive। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पिछले वीडियो में बताया गया था कि हाफ ऑफ द साइकिल स्ट्रेट पोलरिटी होती है और हाफ ऑफ द साइकिल रिवर्स पोलरिटी। इसलिए AC वेल्डिंग के टाइम पे जो पेनिट्रेशन होता है और मेल्टिंग रेट होता है वो इन बिटवीन होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के बीच। DC offers advantage of polarity selection, मतलब आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा पोलरिटी हमको यूज करना है। मतलब इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रखेंगे या इलेक्ट्रोड को नेगेटिव रखेंगे, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। कब? जब हम पावर सप्लाई DC इस्तेमाल करेंगे तब। और उससे क्या होगा? उससे मेल्टिंग रेट ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, पेनिट्रेशन रेट और वेल्ड डिपोजिशन रेट, इसके ऊपर कंट्रोल अच्छा होगा। अच्छा मतलब कंट्रोलिंग अच्छी होगी। ठीक है। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव रिजल्ट्स इन मोर हीट at workpiece, producing high welding speed but with shallow penetration। ऐसा क्यों हो रहा है? ज्यादा हीट कैसे जनरेट कर रहा है? क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जब भी पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो उस पॉजिटिव टर्मिनल पे टोटल हीट जो जनरेट होगा उसका 2/3 ऑफ टोटल हीट पॉजिटिव टर्मिनल पर जनरेट होता है। ठीक है। 2/3 ऑफ टोटल हीट किस पे जनरेट हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल पे। अब 2/3 ऑफ टोटल हीट पॉजिटिव टर्मिनल पे जनरेट हो रहा है तो पहली बात, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोड है अगर ये निगेटिव टर्मिनल पे है मान लेते हैं और वर्कपीस आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे है मान लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा यहाँ से निगेटिव टर्मिनल से, उसका वेट, उसका मास कम होगा विद रिस्पेक्ट टू आयन। तो वो हाई वेलोसिटी से आके, उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, वो हाई वेलोसिटी आके स्ट्राइक करेगा, जिससे कि जो हीट जनरेट होगा पॉजिटिव टर्मिनल पे वो ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट कि
अगर पॉजिटिव आयन अगर पॉजिटिव आयन निगेटिव टर्मिनल पे जाके स्ट्राइक करे तो उसकी वेलोसिटी कम होगी और वह उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिससे कि जो हीट जनरेशन होगा निगेटिव टर्मिनल पर उस पॉजिटिव आयन के स्ट्राइकिंग के द्वारा वो कम होगा। और कम मतलब 1/3 ऑफ टोटल हीट निगेटिव टर्मिनल पे हीट जनरेट होगा, जबकि टोटल हीट का 2/3 ऑफ टोटल हीट जनरेट होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो इसका मतलब किसको हमको ज्यादा पिघलाना है और किसको कम पिघलाना है ये हम डिफाइंड कर सकते हैं। कैसे डिफाइंड करेंगे? बाय द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पोलैरिटी, बाय द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पोलैरिटी। अब इसमें देखिए ये लाइन लिखा ना, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव रिजल्ट्स इन मोर हीट एट वर्क पीस। इलेक्ट्रोड निगेटिव है, वर्क पीस पॉजिटिव है, तो हीट वर्क पीस पे ज्यादा जनरेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बाय द रूल हाई वेल्डिंग स्पीड but with shallow penetration, direct current electrode negative polarity is generally used for welding all type of steel. Direct current electrode positive is commonly used for welding non-ferrous metals besides other metal systems. AC gives the penetration तो इसमें क्या हो रहा है भाई कि जो आपका AC होगा, AC gives the penetration and electrode melting rate somewhat in between that is offered between by direct current electrode negative and direct current electrode positive. तो AC वेल्डिंग के केस में डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के इंटरमीडिएट में पेनिट्रेशन होगा और मेल्टिंग रेट आपको देखने को मिलेगा। तो डीसी पावर सप्लाई का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यह है कि कंट्रोलिंग ज्यादा अच्छी है। बेनिफिट क्या है कि आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि किस टर्मिनल पे मेल्टिंग ज्यादा होनी चाहिए और किस पे कम होनी चाहिए, कितना डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, किस टाइप के मटेरियल की वेल्डिंग करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप पोलैरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे पेनिट्रेशन कम है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है। और अगर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पेनिट्रेशन ज्यादा है। एसी वेल्डिंग यूज कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट है, ना बहुत ज्यादा पेनिट्रेट है ना बहुत कम पेनिट्रेशन है। ठीक है। तो आपको ये चीज देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रोड साइज एंड कोटिंग फैक्टर। अब जो इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोड का और जो कोटिंग मटेरियल उसके ऊपर आपने लगाया है उसका क्या कोई रिलेशनशिप है या ऐसे ही है? नहीं, रिलेशनशिप है। डायमीटर ऑफ द कोर, ये आपका क्या है? कोर वायर। ये मिडिल वाला जो है ये आपका कोर वायर है। Diameter of the core wire of an electrode refers to the electrode diameter small d। ये आपका स्मॉल d।
ठीक है। डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड विथ कोटिंग के साथ इसका डायमीटर क्या है आपका, कैपिटल डी। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड विथ कोटिंग कैपिटल डी with respect to that of the core wire small d is used to characterize the coating thickness, to characterize the coating thickness. The ratio of the electrode diameter with the coating and core diameter, मतलब capital D upon small d, is called coating factor. क्या? The ratio of electrode diameter with coating and core diameter, पहले आपने पूरा ले लिया कोटिंग के साथ वाला, और फिर बिना कोटिंग वाला, उन दोनों के डायमीटर के रेशियो को ही आप कोटिंग फैक्टर बोलते हैं। अब कोटिंग फैक्टर यूजुअली रेंज फ्रॉम 1.2 से 2.2। ठीक है, जैसे जो इसका डायमीटर बनाया गया है वो बताया गया कि भाई ये डायमीटर आपका स्मॉल डी है। ठीक है, और ये डायमीटर आपका कैपिटल डी है। तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी को ही हम कोटिंग फैक्टर बोलते हैं। The ratio of electrode diameter with coating and core diameter is called coating factor. ठीक, इस फिगर में दिखाया गया, ये आपका कोर वायर है, ये कोर वायर है, और ये फ्लक्स की कोटिंग की रहेगी। ये आपका बेयर एंड है, खाली। ठीक है, इस पे कोटिंग नहीं किया गया। ये क्या बेसिकली electrode showing electrode size and its different components। फिर बात करते हैं वेल्ड बीड्स। Two types of beads are generally produced in welding, namely stringer bead and weaver bead। आपका स्ट्रिंगर बीड ये है और वेवर बीड ये वाला है। नॉर्मली इसको प्रेफर किया जाता है क्योंकि वेल्ड क्वालिटी इसमें अच्छी होती है। Deposition of the weld metal is largely straight line is called stringer bead। स्ट्रेट लाइन अगर है डिपोजिशन वेल्ड मेटल का तो उसको स्ट्रिंगर बेड बोलेंगे, जैसे जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, स्ट्रेट लाइन। इन केस ऑफ weaver bead, weld metal is deposited in different paths during welding, that is zigzag, irregular, curved। zigzag भी हो सकता है, irregular या curved हो सकता है। ठीक है, वेव फॉर्म में हो, अनइवन हो वेल्ड बीड तो उसको weaver bead बोलेंगे। weaver bead helps to apply more heat input per unit length during welding than stringer bead। ठीक है, तो weaver bead क्या है, helps to apply more heat input per unit length, तो इसलिए स्ट्रेंथ भी उसकी अच्छी होगी, अच्छी ज्वाइनिंग भी होगी। therefore weaver bead is commonly used to avoid problems related with the welding of thin plates, and that in order that in odd position vertical or overhead welding in order to avoid melt through the weld metal falling tendency। ये डायग्राम दिखाया गया है कि स्ट्रिंगर बिट का ये डायग्राम है और weaver बिट का ये डायग्राम है।
metal transfer in shielded metal arc welding. Metal transfer refers to the transfer of the molten metal droplet from the electrode tip to the weld pool in consumable arc welding process. अब मेटल ट्रांसफर मतलब कि भाई शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर हो रहा है, डिप ट्रांसफर हो रहा है, किस तरीके का, ये ग्लोबुलर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, या स्प्रे ट्रांसफर हो रहा है, कैसा हो रहा है? तो मेटल ट्रांसफर refers to the transfer of molten metal droplets from the electrode tip to the weld pool in consumable arc welding process. Metal transfer is shielded metal arc welding is primarily affected by the surface tension of the molten metal at the electrode tip. अब मेटल ट्रांसफर के टाइम पे भी बताया गया था कि भाई सरफेस टेंशन, अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू कम है और उसका सेल्फ वेट ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, जो आपका ड्रॉपलेट है, तो मेटल ट्रांसफर फास्ट होगा, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ द impurities and foreign elements in the molten metal lowers the surface tension, which in turn facilitates easy detachment of the molten metal drop from the electrode tip. तो detachment ज्यादा अच्छे से होगा अगर सरफेस टेंशन कम होगा तो डी अटैचमेंट अगर ज्यादा अच्छे से होगा, ये कब ज्यादा अच्छे से होगा? ये तब ज्यादा अच्छे से होगा जब उसके अंदर इम्प्योरिटी होगी और जिससे कि आपका जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो कम होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, जिससे कि डी अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रोड में से आपका मोल्टन मेटल। तो इस तरीके से मेटल ट्रांसफर को बताया जा सकता है, ठीक है। आज के लिए अब इतना ही मेटल ट्रांसफर में बेसिकली है कि किस तरीके से आपका मेटल का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।